हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने त्रिकोणमितीय अध्याय को पढ़कर समझ लिया है। अब हम द्विघात समीकरण शुरू करेंगे। द्विघात समीकरण स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के बारे में जानने से पहले आप बहुपद के बारे में पढ़े होंगे कि बहुपद क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सही प्रकार के बहुपदों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ द्विघात बहुपदों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई बहुपद है, मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर हम इस पूरे बहुपद के बराबर हम जीरो कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर यदि हम जीरो कर दें, तो इसी को हम बस द्विघात समीकरण कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद हो और उस बहुपद के बराबर हम यदि जीरो दिखा दें, जीरो शो कर दें, जीरो मान लें, तो इसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से द्विघात समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, कि द्विघात समीकरण एक चर वाला बहुपद होता है। इसका अधिकतम घात 2 होता है। स्टूडेंट्स, इसका मानक रूप स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a, b, c अचर होते हैं। a, b, c और स्टूडेंट्स वहां पे अचर पद होते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स a का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a का मान स्टूडेंट्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर x क्या है? चर है। यहाँ पर a, b, c स्टूडेंट्स एक बार फिर से कह दे रहे हैं, अचर है। यहाँ पे x क्या है? चर है। और स्टूडेंट्स a, b, c, b और c तो जीरो हो सकता है, लेकिन a का मान कभी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है या व्यापक स्वरूप इसका क्या होता है। स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण को विकसित करने में कुछ वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो आज हम उनके बारे में भी थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। जैसे यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने इसका इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने लंबाइयां ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात के समीकरण के रूप में हल करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त थे, जो साधारण युग 598 ईस्वी से 655 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्होंने भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। उसके बाद हम आजकल जो एक सिद्धाचार्य फार्मूले का भी प्रयोग करते हैं, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण सूत्र दिया था, जिसके माध्यम से हम किसी भी द्विघात समीकरण का हम किसी भी प्रकार के समीकरण को हम हल कर सकते हैं। वो पूर्ण वर्ग बनाकर उन्होंने इस द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास किया था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अरबी गणितज्ञ अल खरजी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया, जो लगभग साधारण युग 800 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। स्टूडेंट, साधारण युग का मतलब आप समझ लीजिए बिफोर क्राइस्ट से है, ईसा पूर्व से है, जो आप अक्सर अपने किताबों में देखते होंगे। साधारण युग और बिफोर क्राइस्ट और ईसवी, माफ कीजिएगा, ईसा पूर्व, ये तीनों एक ही चीज है। जो लोग जिनकी आस्था बिफोर क्राइस्ट में नहीं होती है, वो अक्सर साधारण युग शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने साधारण युग लिखा हुआ है, सा युग लिखा हुआ है, आप इससे कंफ्यूज
न होइएगा। किसी किसी किताब में सा यू करके लिख देता है, वहां पे साधारण युग इसका अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद एक और जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या कहलाते हैं। तो आपने द्विघात बहुपद पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर 0, यानी कि x के वो मान जो बहुपद को शून्य कर दें। तो वहां पर px के मान जो बहुपद को शून्य कर देते थे वो बहुपद के शून्य कहलाते थे, और द्विघात समीकरण में उन्हीं को हम मूल के रूप में जानते हैं। अब स्टूडेंट्स किसी भी द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा 2 वास्तविक मूल ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दें या शून्य कर दें, उसे हम कहते हैं कि वे द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आगे कि पहचानते हैं। हमारे पास हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 3 प्रश्नों को लिया है, और इसमें हम पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 और ये 2x-3। तो इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये प्लस 1 हो गया। इसे हम स्टूडेंट्स अगर इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न मिलते हैं तो पहले आप इनको हल करिएगा, उसके बाद आप रिजल्ट पर पहुंचिएगा, अन्यथा गलतियां होने का चांस है। अब स्टूडेंट्स हम इसको पक्षांतर कर देंगे और उसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अब इनको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6x, और ये 5 प्लस 3 8 के इक्वल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है यह बराबर 0 के हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इस समीकरण का अधिकतम घात जो है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए ये x का x प्लस 1 में हमको गुणा कराना है, प्लस 8 है, और x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 है। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स ये इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x हो जाएगा और ये प्लस 8 हो जाएगा, और ये बराबर के दूसरे पक्ष में अर्थात दाहिने पक्ष में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा घट के, और हमारे पास बचा यहाँ पे x प्लस 8 और ये माइनस 4 है दाहिने पक्ष में, तो पक्षांतरित होके प्लस 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा दाएं पक्ष में। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यह x प्लस 12 हो गया। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ एक ही घात है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही घात है, इसलिए द्विघात समीकरण यह नहीं है। यहाँ पर x प्लस 2 है, x प्लस 2 में x का सिर्फ एक ही घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है और बराबर ही है ये x क्यूब माइनस 4 के। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसको a प्लस बी के होल क्यूब के आधार पर हम फैला देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके इस आधार पर प्रसारित करते हैं स्टूडेंट्स,
तो देखिए क्या होगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये बी क्यूब का स्थान पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, और ये उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स 3a² यानी कि x² और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और स्टूडेंट्स 3ab² हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 4, और ये बराबर किसके है स्टूडेंट्स, x³ माइनस 4 के। यहाँ तो देखिए स्टूडेंट x³ से x³ 0 हो जाएगा, और हमको यहाँ से साफ पता चल रहा है देखिए स्टूडेंट्स कि यह द्विघात समीकरण है। कैसे, हम थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे यह 8 है, ये 6x² हो जाएगा, और ये प्लस 12x हो जाएगा, और ये माइनस 4 है राइट साइड में। तो पक्षांतर जब होगा स्टूडेंट्स, तो ये जब पक्षांतर करेंगे इसका तो ये +4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए हम इसको लिखेंगे 6x² और ये +12x, और ये 8 + 4 = 12। ये देखिए स्टूडेंट्स 0 हो गया। इस देखिए द्विघात समीकरण में देखिए स्टूडेंट्स में अधिकतम घात जो है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने प्रश्नावली में जितने भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे हल करिएगा। अदरवाइज आपको किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो सेक्शन बॉक्स में कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं एक प्रश्न की तरफ। उस प्रश्न से हम एक द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे जरा इसको देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम समझते हैं। जैसे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से के दुगुने से 1 अधिक है। तो माना भूखंड की चौड़ाई x है, तब लंबाई विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, लंबाई विद्यार्थियों चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो 2x धन 1 हो जाएगा। चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे तथा 1 जोड़ देंगे। अब आयताकार किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र होता है विद्यार्थियों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2x धन 1 गुणे x बराबर 528। यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये स्टूडेंट्स हम केवल आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमने करना है। आगे जब प्रश्नों को किया जाएगा तो इसको और विस्तार से करना है। अब हम यहाँ पे गुणा करा देते हैं। तो x में 2x से गुणा कराए 2x² हो जाएगा, और x में 1 से गुणा करा विद्यार्थियों x हो जाएगा, और यहाँ पर यह 528 हो गया। अब स्टूडेंट्स 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन और इससे संबंधित टॉपिक से जुड़ा यह एपिसोड समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम शुरू करेंगे पर्सनालिटी 4A तथा उससे संबंधित सवालों के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अभ्यास करते रहिए। और आप यदि आपके पास कोई प्रश्न आते हैं तो सेक्शन बॉक्स में लिखिए। और स्टूडेंट्स
और स्टूडेंट्स ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसको फॉरवर्ड भी अवश्य करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अभ्यास करें और तैयारियों पे लग जाएं।